Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा चल रहा है पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और पिछले भाग में हमने बात की थी साइंटिफिक फिगर्स को लेके कि साइंटिफिक फिगर्स क्या होती है, उनके बारे में समझा था। रूल्स के द्वारा हमने देखा था कि किस तरीके से कि हम आइडेंटिफाई कर पाए साइंटिफिक फिगर, कितनी हम फिगर्स निकाल पाए, है ना। तो वहीं से हम लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो उसे करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में हमने बात की थी साइंटिफिक फिगर्स को लेके। आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम समझेंगे कि किस तरीके से जो आपके पास लॉज दिए गए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उनको हम समझेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन के हम लॉ समझेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनसे क्या बनते हैं बच्चों? कंपाउंड बनते हैं। ये बेसिक हमारे पास क्या है? बेसिक लॉज है। 5 बेसिक लॉज हैं हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहला लॉ है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे आपके, किसने दिए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दिए थे आपके, है ना, वो इस तरीके से 5 लॉ में आते हैं। तो पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है ये एंटिनो लेवेजर ने बताया था। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास किसने बताया था? एंटिनो लेवेजर। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को क्रिएट किया जाता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो सेम रहता है। ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास हमने क्या करा? हमने कार्बन को क्या करा? कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बना? CO2 हमारे पास बना। अब हमें पता है जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 12 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का कितना? 16 ग्राम। तो 2 मॉलिक्यूल हमने, 2 एटम हमने यूज करे, तो 16 दूनी कितना हो गया? 32, है ना। 16 दूनी 32 हो गया आपके पास। तो अगर आप टोटल जोड़ें इसको 32 और 12 को, कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आप रिएक्टेंट आपने यूज करा। और प्रोडक्ट जो आपके पास बना वो कितना बना बच्चों? 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 2, है ना। तो ये भी कितना हुआ? 44 ग्राम हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट, वो मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। दोनों तरफ का मास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे ये कैसा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसको क्या कहेंगे बच्चों? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो ये जो लॉ है ना, ये लॉ फॉर्म हुआ था बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट केमिस्ट्री। इनफैक्ट इसका जो रिजल्ट था वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है मास की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, है ना। ये लेवेजर ने क्या करा था? केयरफुली इसके बारे में बताया था। तो पहला लॉ आपके पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है ना। चलिए दूसरी लॉ की तरफ चलते हैं। दूसरी लॉ, तो दूसरा लॉ जो हमारे पास है वो लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का दूसरा हमारे पास लॉ है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट, है ना, ये इन्होंने दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने 1754 के आसपास। तो ये लॉ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या क्या कहा कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, है ना। इन्होंने क्या कहा था, अ गिवन compound always contain exactly the same proportion given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight, है ना। A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight, ठीक है ना। एक गिवन कंपाउंड होता है हमेशा, क्या होता है उसमें, गिवन कंपाउंड में हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं बाय वेट के। ये इन्होंने कहा था, है ना, ये इन्होंने कहा था कि क्या कहा था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में। जैसे कि आपके पास फॉर एन एग्जांपल वाटर है, क्या है, वाटर H2O है, ठीक है ना, H2O है। अब वाटर आप कहीं से भी ले, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से आप पानी ले रहे हैं, है ना, या आप क्या है साउथ अमेरिका में है, वहां से आपने पानी लिया, या आप जर्मनी में है, वहां से आपने पानी लिया, कहीं से भी आपने पानी लिया, इस पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा जो आपको रेशियो मिलेगा, है ना, वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। भाई वाटर है H, कितने हैं बच्चों, H2O में जो रेशियो है H का कितने हैं, 2 हैं, तो 1:2 ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2:16 कितना आएगा 1/8। हमेशा इसी प्रोपोर्शन में आपको वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, प्रोपोर्शन मिलेगा। हमेशा आप वो पानी कहीं से भी ले, चाहे आप नदी का पानी ले रहे हैं, नाले का पानी ले रहे हैं, कहीं का भी पानी आप उठाए, हमेशा आपको उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है सेम प्रोपोर्शन में आपको मिलेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपके पास अमोनिया है NH3, अमोनिया है NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन कितना होता है 14, और हाइड्रोजन आपके पास कितने 3 है 1:3, है ना। तो हमेशा आपको 14:3 का रेशियो आपको हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में मिलेगा। तो ये सेकंड लॉ हमें बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। आई बात समझ में, है ना। तो उन्होंने यही कंक्लूड किया था कि भाई सोर्स कैसा भी हो, गिवन कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट कंबाइंड होंगे और सेम प्रोपोर्शन बाय मास में होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, तीसरा लॉ जो आया था हमारे पास, थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये लॉ आपका डाल्टन ने दिया था 1803 में, ठीक है। किसने दिया था, डाल्टन ने 1803 में ये लॉ दिया था डाल्टन ने। और इन्होंने कहा था इस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर दो एलिमेंट, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट that combined with fixed mass of other element are in the ratio of simple whole number, है ना। पहले आप स्टेटमेंट लिख ले, देन आपको ब्रीफ में बताता हूं कि लॉ क्या कहता है। if two elements can combine
to form, if two elements can combine to form more than one compound, more than one compound, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element, the mass of one element that combined with mass of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number. आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, है ना। अगर दो एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट का मास जो कि फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट से कंबाइन करता है हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन को कंबाइन करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। हमने क्या करा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, क्या बना, वाटर, ठीक है। हमने कहा हाइड्रोजन H2 लेता है हमेशा 2 ग्राम H2, एक का 1 ग्राम, दो का 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, 18 ग्राम के पास आपका वाटर बना, ठीक है ना, है ना। हमने क्या करा, हाइड्रोजन ने वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया। वापस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन वही 2 ग्राम लोगे आप H2, 2 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन अभी O2 लेना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए, तो 1 का 16, 2 का 32 ग्राम, है ना। कितना आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, 34 ग्राम, है ना, 34 ग्राम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन का मास एक में 16 ग्राम यूज हुआ, एक में 32 ग्राम हुआ। वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा, एक बारी में 32 ग्राम 2 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा, 16 ग्राम 2 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा। ये तो क्या है, ये फिक्स्ड मास है भाई। 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन 16 और 32 ग्राम क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है ना। 16 और 32 ग्राम आपकी क्या है, फिक्स्ड नहीं है। तो जब जो ऑक्सीजन का 16 और 32 ग्राम है वो फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, उन, है ना, तो वो उन दोनों में क्या आता है, सिंपल रेशियो में होगा। अगर आप ऑक्सीजन का 16:32 का रेशियो निकालें, 16:32, तो 1:2 आ जाएगा, है ये सिंपल होल नंबर रेशियो में या स्मॉल होल नंबर रेशियो में, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यही कहना चाह रहा है वो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहना चाह रहा है कि जब दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक का तो फिक्स मास होगा और दो का वेरिएबल मास है, तो उन दो का वेरिएबल मास आपस में क्या होगा, हमेशा सिंपल होल नंबर या स्मॉल होल नंबर रेशियो में होगा। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 लॉ आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। देन फिर हम आगे बढ़े अगले लॉ की तरफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने नोट किया होगा। सेकंड लॉ है आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो क्या कहता है। अगला लॉ है फोर्थ लॉ, गे-लुजैक लॉ। फोर्थ है गे-लुजैक लॉ। गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, of Gay-Lussac law of gaseous volume। गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है ना, अगला लॉ ये है। तो गे-लुजैक लॉ, ये आपका गे-लुजैक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1808 में। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि जब गैस कंबाइन होती है ना, जब गैस कंबाइन होती है या प्रोड्यूस होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, है ना, तो वो सिंपल रेशियो में होती है बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड जितनी भी गैस है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में होनी चाहिए। ये बेसिकली इनका ये कंडीशन थी, है ना। तो इन्होंने ये कहा था कि व्हेन गैसेस कंबाइन और produced when gases combine or produced in a chemical reaction, when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, simple ratio by volume, है ना। when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature ठीक है, एंड प्रेशर, ठीक है ना। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रिएक्शन, दे डू सो इन अ वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके इन्होंने क्या करा, सपोज वाटर दिया, है ना। हमने कहा हमने 10 ml हाइड्रोजन को कंबाइन करा 50 ml ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। 100 ml हाइड्रोजन को कंबाइन किया 50 ml ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो 100 ml आपके पास क्या बना, वाटर मिला। 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन करता 50 ml ऑक्सीजन के साथ, 100 ml आपके पास वाटर मिलता है। तो अगर आप वॉल्यूम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपस में कंबाइन किया, वो कितना था, 100:50 का रेशियो है, मतलब 2:1 का रेशियो है उनके पास, है ना। 2:1 का रेशियो है, सिंपल रेशियो बेयर कर रहे। या आप ऐसे लिख सकते हो H2 प्लस O2 गिव्स करके क्या देंगे, 2H2O, है ना। ये आप बैलेंस करोगे 2H, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, O2 2 है ना। अब आप देखो यहाँ पे 2 वॉल्यूम आपने लिए, यहाँ पे आपने 1 वॉल्यूम लिया और यहाँ पे कितना आया, 2 वॉल्यूम लिया। तो देखो आ गया ना रेशियो, ऊपर आप देखो 2:1 का है, आ रहा है यहाँ पे भी 2:1 का। सिंपल होल नंबर रेशियो में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये गे-लुजैक ने कहा, है ना। तो गे-लुजैक की जो डिस्कवरी थी ऑफ इंटीजर रेशियो, है ना, इन वॉल्यूम, वो क्या है, एक रिलेशनशिप है एक्चुअली, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, है ना। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें स्टेटेड क्या कहता है, वो हमें रिस्पेक्ट टू मास बताता है, और गे-लुजैक ने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा बाय वर्क ऑफ एवोगाड्रो इन 1811, ठीक है ना।
तो ये गे-लुसाक लॉ की कहानी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि गे-लुसाक लॉ है क्या एक्चुअल में, है ना। तो ये क्या आपके पास गे-लुसाक लॉ है, इसे हम कहते हैं गे-लुसाक लॉ। वापस आप स्टेटमेंट देखें, जब गैस कंबाइन होती है या प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, जब वो कंबाइन कर रही है तो सिंपल रेशियो में करेंगी बाय वॉल्यूम। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि वो सिंपल रेशियो में करती बाय मास। समझ आ रहा, वहां पे बाय मास था, यहाँ पे क्या है बाय वॉल्यूम। बट एक कंडीशन उन्होंने बोली कि जितनी भी गैसेस है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर में होनी चाहिए। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर में ये चीज क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो ये क्या था आपके पास, गे-लुसाक लॉ के बारे में था। तो मेरे ख्याल से आपको गे-लुसाक लॉ समझ आया होगा कि गे-लुसाक लॉ है क्या, है ना। और इसी सीरीज में आपके पास जो लास्ट लॉ था, है ना, वो लास्ट लॉ है आपके पास फिफ्थ लॉ। क्योंकि 5 लॉ हमने बताया था स्टार्टिंग में। 5वां लॉ एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, है ना, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है ना। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure, equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule, should contain equal number of molecule, है ना। equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule, है ना, जो कि ये इन्होंने कहा था। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा, एक डिस्टिंक्शन दिया एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि आजकल हमारे प्रेजेंट टाइम में अंडरस्टैंडेबल है ना। अगर आप क्या करें, आप कंसिडर करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की H2 + O2 की रिएक्शन आप करें तो क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो आप देखो कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन आपका कंबाइन कर रहा है किसके साथ, एक वॉल्यूम ऑफ किसके साथ, एक वॉल्यूम ऑफ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, क्योंकि आप इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2। तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और 2 वॉल्यूम आपका क्या देता है, वाटर देता है, विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, है ना। अनरिएक्टेड ऑक्सीजन तो बच नहीं रहा भाई। आपने हाइड्रोजन कितना लिया, 2 वॉल्यूम लिया, ऑक्सीजन कितना लिया, 1 वॉल्यूम लिया, दोनों से 2 वॉल्यूम वाटर बना। कोई यहाँ पे ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बचा नहीं बचा, है ना। तो ये उन्होंने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो ये एवोगैड्रो ने अपना लॉ दिया था, है ना। तो ये बेसिकली एवोगैड्रो का लॉ था, ठीक है ना, कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 में कितने होंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे, कंबाइन करके वो 2 वॉल्यूम किसके बना रहे हैं, वाटर के बना रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये आपके पास क्या था, 5 लॉ थे जो हमने पढ़े। तो इस तरीके से बच्चों आपने 5 लॉ के बारे में समझा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, गे-लुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।